नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण धरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों पर अंकुश लगाने की मांग, भाजपा महिला मोर्चा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सुरेशिया निवासी युवक की हत्या प्रकरण की गहन जांच करवाने की मांग, मृतक के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। 9 साल के बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए परिजनों ने सरकार से लगाई आर्थिक मदद की गुहार, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टाउन में हुई नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों की बैठक, कृषि भूमि का उचित मुआवजा दिलवाने की मांग। पूर्व में समझौतों को लागू करने की मांग, पटवारियों ने जंक्शन में मूक रैली निकालकर जताया सरकार के खिलाफ रोष। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश में कथित जंगलराज के विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में जंगलराज बना हुआ है, महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे हालातों में राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार कर महिला उत्पीड़न के मामलों पर अंकुश लगाया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि बीते 2 सालों में राजस्थान की गिनती ऐसे राज्यों में शुमार होने लगी है जहाँ कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम जन को खुशहाल जिंदगी देने के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस अपनी आक्रमणता के चलते प्रदेश को जंगलराज के मुंह में धकेल रही है। आदि आबादी यानी महिलाओं की हालत बद से बदतर हो चुकी है। कहीं हत्या तो कहीं बलात्कार राजस्थान की नियति बन चुका है। ज्ञापन के अनुसार रात की बात तो दूर, महिलाएं दिन में भी घर से बाहर निकलने में डर रही हैं। गत वर्ष राजस्थान की राजधानी जयपुर के विशाली नगर पुलिस स्टेशन में 35 साल की रेप पीड़िता ने खुद को आग लगा ली थी। ऐसी कई उदाहरण है जिसमें महिलाओं को अपनी अस्मिता बचाने के लिए जान देनी पड़ी। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान में साल 2019 में लगभग 6000 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 1313 नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार के मामले भी शामिल हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में किस तरह से महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शामिल होकर अपराधों की राजधानी बन गया है। महिलाओं के प्रति दरिंदगी बढ़ गई है और अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। यह मात्र सियासी आरोप नहीं, इनकी पुष्टि एनसीआरबी के आंकड़े भी कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गुलाब सिमर, जिला मंत्री पूनम इसारिया, सरोज बाला, राजबाला, कृष्णा, अनु, कमला, सीमा, सरिता जाखड़ सहित अन्य महिलाएं शामिल थी। प्रदेश में छाए जंगल राज को समाप्त करने के लिए पूरे राजस्थान में महिला मोर्चा द्वारा आदरणीय कलेक्टर साहब को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए जाएंगे एवं धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। कल ही कांग्रेस सरकार के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला साहब यहां आए और अपने कांग्रेस सरकार के 2 साल के राज में उपलब्धियां गिनाना लगे। तो मैं तो उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसे कौन से काम किए जो आज आप यहाँ अपने 2 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए आप आई हो। इस 2 सालों में कांग्रेस की ये सरकार है वो एकदम फेल सरकार है। बात चाहे किसी की भी हो, महिलाओं पर दिन रात अत्याचार हो रहे हैं। महिलाएं ना दिन में घरों में सुरक्षित है ना रात में सुरक्षित है। तो मैं तो कांग्रेस की सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आपने वादा किया था कि 10 दिनों में हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगार भाइयों को भत्ता देंगे, तो क्या आपने कोई भी काम किए? तो मैं तो कांग्रेस सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आपकी क्या अपनी उपलब्धियां गिना रही हो। आपकी जो सरकार है वो बिल्कुल नकारा सरकार है, बिल्कुल फेल सरकार है। इसीलिए आज हम सब महिला मोर्चा ने यहाँ आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। सरकार से हमारी यही मांग है कि पहले तो महिलाओं की सुरक्षा पर भी तो ध्यान दें। उपलब्धियां गिनाना तो आसान है, लेकिन जो महिलाएं पर अत्याचार हो रहे हैं, पड़ताना हो रही है, उनको अगर गिनाने बैठे तो उनका क्राइम नहीं कम पड़ जाएगा। क्योंकि तो ये जो महिलाएं दुख पा रही है, अभी थोड़े दिन पहले ये जयपुर विशाली नगर में थाने में जो ये केस आ रहे हैं सारा दिन, इन पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और महिलाओं पर जो अत्याचार है उसी के लिए हम आज गुलाब जी सिवर के साथ ज्ञापन देने यहाँ आए हैं। सुरेशिया के एक युवक की पिछले दिनों हुई हत्या के प्रकरण में मृतक के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप मामले की गहनता से जांच करवाने की मांग की है। जंक्शन के सुरेशिया में रहने वाले युवक की हत्या कर शव नहर में फेंकने के मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर जांच में कई आवश्यक पहलुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार हत्या की वारदात में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर इतिश्री कर ली। नामजद आरोपी को भी थाने में बुलाकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जबकि इतने हष्टपुष्ट के शरीर वाले मृतक की किसी एक जने की ओर से हत्या किया जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में सोमवार को मृतक के पिता ने शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ पुलिस अधीक्षक के नाम पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पवन कुमार पुत्र
डॉक्टर शिवलाल अग्रवाल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जंक्शन ने बताया कि उसके पुत्र अजय उर्फ राजू सिंगला की गत दिनों हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया था। इस संदर्भ में उसने 4 दिसंबर को जंक्शन थाने में बेटे के पड़ोसी भागीरथ के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन अनुसंधान अधिकारी की ओर से मुकदमे में निष्पक्ष जाँच नहीं की जा रही। नामजद आरोपी को थाने में बुलाकर छोड़ दिया गया। एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस की ओर से न्यायिक परीक्षा में भिजवा दिया गया है। ज्ञापन के अनुसार जांच अधिकारी की ओर से मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया है, न ही हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी पुलिस की ओर से की गई है। ज्ञापन में हत्या की वारदात में संलिप्त अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए मृतक के माता पिता, पत्नी, भाई, पुत्र पुत्री के मोबाइल की कॉल डिटेल पत्रावली में शामिल करने की मांग की गई है। मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया जाए तथा उसके दोनों मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई जाए। ज्ञापन में तमाम बिंदुओं की गहराई से जाँच कर मामले की निष्पक्ष जाँच करवाने की मांग की गई है। मेरा बेटा अजय सिंगला उर्फ राजू 3 तारीख दिन वीरवार को 1:30 बजे के करीब खाना खा रहा था घर। उस समय उनके फ़ोन पे कॉल डिटेल आई, फ़ोन पे फ़ोन आया और वो फ़ोन उन्होंने अटेंड किया। उसी समय वो बाइक लेके निकल गए। उसके बाद में क्या हुआ जी, 2:54 या 55 के करीब सतीपुर उनके फ़ोन से उन्होंने फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद में सर मेरे को सुबह 8:30 बजे दिन शुक्रवार को पता लगा कि कल से बेटा घर पे नहीं है और मैं उसी समय घर पे पहुंचा। घर पे पहुंच के हमने उसकी पैरवाई चालू की। जब उसी समय स्टेशन वगैरह पे ढूंढा, उसके बाद हमें कोई उसका नहीं पता लगा तो हम 1:30 बजे के करीब अपने सिटी थाना हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे। हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई, गुमशुदा की रिपोर्ट। उसके बाद में सर हम एसपी ऑफिस में चले गए और वहाँ ही हमारे रिश्तेदारों का फ़ोन आ गया करीब 5 बजे कि आपके बेटे की बॉडी अजय सिंगला की गोलूवाला मोचरी में आई हुई। किसी पे कोई आरोप नहीं है सर, किसी पे शक नहीं है। और शक तो ये है सर भी जैसे ये पुलिस वाले बता रहे हैं, अभी एक आदमी का दोष है। एक आदमी को हमने गिरफ्तार कर लिया, एक आदमी ने मारा है और दूसरे आदमी इसको क्या है कि एक आदमी लेके गया, CCTV कैमरे में बता रहे हैं। मामला ये है कि 4 तारीख को बड़े भाई साहब का मर्डर हो गया और इसमें 2 नामजद आरोपी हैं। तो वो आरोपी अकेला नहीं है, उसके साथ और भी है। तो हमें सही इंसाफ नहीं मिल रहा पुलिस डिपार्टमेंट से, इसलिए हम SP साहिबा से मिलने आए हैं। 3 तारीख को 1:30 बजे घर से गए हैं खाना खा के और फ़ोन आया, कॉल आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग उनके अगले डे वीरवार शाम को, शुक्रवार शाम को JR के नहर गोलूवाला में उनकी बॉडी टाइल पे बॉडी मिली। प्रकार का कोई रंजिश नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, बढ़िया फैमिली है, अच्छे सारा कुछ अपने हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा था उनका। कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद नहीं है। कारण इसमें बस जो भी है इसका हमारे जो एक मोटिव इन्होंने दे दिया, उस मोटिव के आधार पे पुलिस ने ये मामला इसको रफा दफा करने की कोशिश करी है, लेकिन इसके पीछे और भी आरोपी है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी इसके पीछे है उनका सजा मिलनी चाहिए। 9 वर्षीय बालक की किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। सोमवार को परिजनों ने इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक बालक की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। परेशान मां अपने बेटे को खुद की किडनी देने के लिए तैयार है, लेकिन परिवार की आर्थिक कमजोरी किडनी ट्रांसप्लांट के कार्य में आड़े आ रही है। डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 7 लाख रुपए का खर्चा बताया है। अब यह मां अपने बेटे के साथ उसका इलाज करवाने के लिए रुपयों का बंदोबस्त करने के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाते हुए दर दर भटकने को मजबूर है। सोमवार को समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला व शहर के कुछ लोगों के साथ पीड़ित बच्चे की मां अपने बेटे को लेकर जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंची। प्रोफेसर सुमन चावला ने जिला कलेक्टर को बताया कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले टाउन निवासी हनुमान स्वामी पुत्र पवन कुमार स्वामी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले हनुमान की अचानक तबीयत खराब हो गई। जांच करवाने पर हनुमान की दोनों किडनियां खराब पाए जाने का पता चला। अब हनुमान डायलिसिस पर है, उसे SMS अस्पताल में भी दिखाया गया। सब जगह दिखाया जा चुका है। चिकित्सकों ने इलाज पर 7 लाख रुपए के लगभग खर्च होना बताया है, लेकिन पवन स्वामी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए इतने रुपयों का इंतजाम कर पाना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि हनुमान की मां सुलोचना देवी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी किडनी देने को तैयार है, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए रुपयों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। उन्होंने जिला कलेक्टर से मुख्यमंत्री कार्यालय से यथासंभव सहयोग दिलवाने की मांग की। बच्चा है हनुमान स्वामी, 9वीं क्लास में पढ़ता है, 15 साल की उम्र है, लेकिन इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर की किडनी दोनों खराब हो गई हैं। डायलिसिस पे चल रहा है।
तो हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास आए थे ताकि इसको सरकारी हेल्प जो भी सब योजनाओं की मिल सके, और सीएम साहब के ऑफिस में हमने एक लेटर भेजा है ताकि इसका इलाज की व्यवस्था हो सके। एसएमएस में इसकी मम्मी जो है सुलोचना देवी, वो अपनी किडनी देने को बच्चे को तैयार है ताकि एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो इसकी आगे सफलता के लिए हम कामना करते हैं और इसके इलाज की पूरी व्यवस्था के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से भी अपील करती हूँ कि यदि हेल्प हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करें। हमने लेटर भेज दिया सीएम ऑफिस में और यहाँ से जा चुके। अभी हम लोग CMHO साहब को मिलने जा रहे हैं इसके लिए ताकि वहाँ से भी व्यवस्था हो सके, यहाँ से रेफर हो जाए तो इसको जल्दी से जल्दी इसको इलाज मिल जाए। अभी ये बच्चा जो है टाउन के मुखर्जी नगर का है, गरीब परिवार का बच्चा है, इसकी दोनों किडनियाँ खराब हैं। उसके लिए, इसके इलाज के लिए सरकारी मदद के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। इनसे हमने लिखा है कि इसकी पूरी हेल्प करी जाए और जो सामाजिक आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ का समाज पहले भी इस प्रकार के काम करवा चुका है और ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि इसका जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में इलाज हो सके और इसकी अगर किडनी जो ट्रांसप्लांटेशन करना है वो सफलतापूर्वक हो सके, ऐसी हम कामना करें। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों की एक बैठक सोमवार को टाउन स्थित कुम्हार धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में किसानों की समस्याओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत माला संघर्ष समिति की एक बैठक सोमवार को टाउन की कुम्हार धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता व राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों से विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि नेशनल हाईवे 754 के किसान कृषि भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि NH अधिकारियों द्वारा भूमि का कब्जा लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वर्तमान में किसानों ने कृषि भूमियों में अरबी फसल की बुआई कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद नेशनल हाईवे अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं। किसानों ने बताया कि नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई कृषि भूमियों के रेट रिवाइज में NH अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगाते हुए किसानों ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन उस FIR पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। किसान नेता रमेश दलाल ने बैठक में मौजूद किसानों को कानूनी पहलुओं से अवगत करवाते हुए कृषि भूमि का उचित मुआवजा दिलाने के लिए आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। रमेश दलाल ने बताया कि NH 754 के किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने बारे विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए नेशनल हाईवे 754 के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। जो हमने जालोर में बैठे थे वो सिर्फ DC की मांगी थी। DC का मुकदमा तो कल डाल दो, हो जाएगा, लेकिन जो इनका घपला जो पकड़ा गया वो हमने पकड़ा लॉकडाउन में, और मैंने जून के महीने में वो रिपोर्ट जो आपको दिखाई वो नितिन गडकरी को दे दी, राजस्थान के मुख्य सचिव को दे दी, हरियाणा के मुख्य सचिव को दे दी। भारत माला परियोजना का जो रोड है NH 754 के अमृतसर जामनगर राजस्थान के किसानों के साथ जाती हुई हमने FIR दर्ज करवाने के लिए दे रखा है, उसको रद्द नहीं किया गया और अब इनकी सजा बनती है। तो कैसे इनका घपला हमने पकड़ा है, एक घपला तो यही हो गया। अभी किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर सील कर रखे हैं और प्रधानमंत्री कहता है कि कानून का पालन करो, और हम तो ये कह रहे हैं कि जो कानून आपने बना रखा है उसके अनुसार हमारा जो मुआवजा वो दे दो। जो कानून के संसद के कानून को भी प्रधानमंत्री या सरकार नहीं मानती तो कसूर हमारा नहीं है। इसलिए अब हमारा कोई आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और जिसकी घोषणा हम जल्दी कर देंगे, लेकिन हम बिना मुआवजा उचित लिए इस रोड को नहीं निकलने देंगे, क्योंकि ये हमारे एक जीवन का सवाल है, हमारी जीविका का सवाल है, हमारे परिवार मर रहे हैं। तो इसलिए सरकार के जो अधिकारी है और उसमें मंत्री भी दोषी है, खुद नितिन गडकरी भी, इनकी हमने अनुमति मांग रखी है, उनकी सजा का प्रावधान है। प्रधानमंत्री हमें उनकी अनुमति दे दे, वो कानून में है, और कानून के अनुसार हमारा मुआवजा दे दे। वो नहीं देता तो संघर्ष होगा। धांधली तो अपने आप, ये पीछे से आपने देखा कि पहली बात तो ये रोड जो मंजूर हुआ था ये ग्रीन फील्ड से नहीं था, और ग्रीन फील्ड में ले जाके और जो रोड बनाने का जो खर्चा है जो प्रधानमंत्री से मंजूर हुआ था उससे ज्यादा बजट दुगने से ज्यादा पहुंच गया। तो उसका फायदा किसको मिला? ठेकेदारों को मिला। ये तो ठेकेदारों से कमीशन खाने का एक खुलेआम में, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये जाना था ब्राउन फील्ड, यानी पहले वाला रोड चौड़ा होना था, ये पहले एबोर से निकलना था। आप कागज देखो, जब प्रधानमंत्री से मंजूर होकर आया, लेकिन नितिन गडकरी ने खेतों में से निकाल दिया। क्यों निकाला भाई? जब देश का 2013 का कानून कहता है कम से कम जमीन लो, तो इसमें तो ज्यादा जमीन गई। पहले के रोड को चौड़ा करते जमीन कम जाती। तो प्रधानमंत्री को संज्ञान लेकर के अपने मंत्री के खिलाफ हमें अनुमति देनी चाहिए मुकदमे की, ताकि उनको हम सजा करवा सके नितिन गडकरी की, और प्रधानमंत्री जी को
हमारी बात सुन करके हमारा समाधान निकालना चाहिए। प्रोसीजर ये है कि सरकार या पुलिस जब दर्ज नहीं करती मुकदमा तो हमें कोर्ट में जाना होता है, लेकिन कोर्ट में सरकारी अधिकारी के खिलाफ जाने से पहले धारा 197 CRPC के तहत हमें एक अनुमति लेनी पड़ती है। वो अनुमति हमने प्रधानमंत्री से मांग ली है, नितिन गडकरी की। तो जब तक वो अनुमति का जो मिनिमम समय है वो 3 महीने है, तो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे इंतजार खत्म हो जाएगा, यदि हमारी रद्द नहीं की तो हमें अपने आप मंजूरी मिल गई। अभी एक मुद्दा देश में नया खड़ा होने जा रहा है इस आंदोलन से, जो आज हमने मीटिंग बुलाई है। हमारे किसानों पे आरोप लगा रहे हैं कि 3 बिल को रद्द करवाना चाह रहे हैं और ये कानून को नहीं मानते, संसद को नहीं मानते। ये आरोप किसानों पे, चाइना की बात कर देते हैं। लेकिन अब सरकार गिर गई है। हम तो ये कह रहे हैं जो संसद ने कानून बना रखे हैं, जिसमें बीजेपी शामिल थी, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा? तो सरकार दोनों तरफ से घिरने जा रही है ना। उधर जो हमारे पे आरोप थे, हमारे बारे में क्या बोलेंगे? इसलिए बड़ा आंदोलन होगा और हम भी योजना बनाएंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आज हमारे रमेश जी दलाल आए हुए हैं, राष्ट्रीय किसान नेता भी और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। अभी रणनीति तो बनी नहीं, आपको बताऊं क्या। ये है कि अभी सरकार ये दबाव डाल रही है कि हम सड़क लेंगे, सड़क बनाएंगे यहाँ पे। हम आपको एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि हमने मुआवजा नहीं उठाया, इसलिए हम रोड तो नहीं बनाने देंगे। रोड अगर उठेगी ये पता है टकराव होगा, लेकिन ये है कि पैसे नहीं उठाने, कानूनी प्रक्रिया भी ये है, जिसने पैसे 70% पिछले नहीं उठे तो वहाँ पे रोड नहीं बन सकती। हमने इस क्षेत्र में 1 रुपये भी नहीं उठाया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम रोड के लास्ट में हम रोड किसी कीमत में नहीं बनने देंगे। अगर जब तक पूरा मुआवजा बाजार भाव का नहीं मिलेगा, 2013 के अधिनियम के अनुसार नहीं मिलेगा, हम ये रोड नहीं बनने देंगे। आगे की अभी कानूनी जो लड़ाई होगी वो आपको बता दी जाएगी। विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ के सदस्यों ने सोमवार को जंक्शन में मौन रैली निकालकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। प्रदेश सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौतों को लागू करवाने की मांग को लेकर सोमवार को राजस्थान पटवार संघ के सदस्यों ने मौन जुलूस निकालकर रोष व्यक्त किया। रैली जंक्शन के अम्बेडकर चौक से प्रारंभ होकर तिलक सर्कल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। पटवार संघ के सदस्यों ने बताया कि वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए 3600 ग्रेड पे दिए जाने सहित पूर्व में प्रदेश सरकार के चुनावी पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर पटवारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। पूर्व में आंदोलन के तहत ट्विटर के जरिए सरकार को चेताने का प्रयास किया गया। जनप्रतिनिधियों के मार्फत सरकार को ज्ञापन भी भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार लगातार पटवारियों की मांगों की अनदेखी करती आ रही है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के क्रम में 9 जनवरी को चित्तौड़गढ़ में एक महासभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। यदि सरकार पटवारियों की मांगे नहीं मानती तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज की मुख्य रैली का आयोजन प्रदेश महासमिति के निर्णय के अनुरूप की गई है। पिछले कई दिनों से हम अलग अलग प्रदर्शन किए, ट्विटर वार किया गया, विभिन्न ज्ञापन दिए गए, जनप्रतिनिधियों के जो अनुशंसा है वो भिजवाई गई, लेकिन सरकार ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई हमारी मांगों पर। इसी के तहत आगामी जो महासमिति हो रही है उसी महासमिति में हम निर्णय करेंगे कि अगर इस मुख्य रैली के बाद भी सरकार नहीं चलती तो आगे का निर्णय क्या होगा। आज हमारा जिला मुख्यालय पर मौन रैली का कार्यक्रम था। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर समस्त जिलों के मुख्यालयों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हनुमानगढ़ जंक्शन मुख्यालय पर अम्बेडकर चौक से तिलक सर्किल होते हुए हमने मौन रैली निकाली है, जिसमें जिले के समस्त पटवारी संख्या करीबन 200 से 230 के आसपास पटवारी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। और इस संबंध में जो हमारा आंदोलन चल रहा है, हमारी ग्रेड पे और वेतन विसंगतियों को लेकर काफ़ी समय से हम सरकार से लगभग करीबन 1 वर्ष से मांगे हमारी कर रहे हैं और गांधीवादी तरीके से हम अपनी आवाज़ को पहुँचाने की प्रयास कर रहे हैं, परंतु लगातार अनदेखी की जा रही है। उसी गांधीवादी आंदोलन के कार्यक्रम के अंतर्गत ही ये कार्यक्रम था। इसके बाद हमारी 9 जनवरी को मंडसिया चित्तौड़गढ़ सांवलिया सेठ जी के यहाँ पर प्रदेश महासमिति का आयोजन होना है और अभी भी अगर हमारी मांगों को सुना नहीं गया और माना नहीं गया और हमारे पटवार वर्ग का ग्रेड पे जो है 3600 नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो
आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्यों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर गोलूवाला की जलदाय विभाग कार्यालय की 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़वाने की मांग की है। गोलूवाला निवादन में जलदाय विभाग की 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने सोमवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि गोलूवाला निवादन में जलदाय विभाग की 4 दीवारी की ऊंचाई काफी कम है। इसके कारण अवांछनीय तत्व, कचरा व जानवरों की हड्डियां जलदाय विभाग की डिग्गी में फेंक देते हैं। इस कारण जल दूषित होता है तथा गंदगी फैलती है। जलदाय कार्यालय शमशान भूमि व हड्डा रोड से सटा हुआ है। आवारा कुत्ते व निराश्रित पशु भी जलदाय विभाग में प्रवेश कर पानी को दूषित कर रहे हैं। इस कारण घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। दूषित पानी पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। परिषद सदस्यों ने इस समस्या के निदान के लिए जलदाय विभाग की 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में परवीन जैन, सचिन त्यागी, खुशविंदर सिंह, मदन कुमावत, अमनदीप सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हम गोलूवाला में जलदाय विभाग की दीवार को ऊंचा करने के संबंध में एससी सर से मिले। गोलूवाला में एक समस्या है, जो जलदाय विभाग की दीवार है वो छोटी है और वहाँ पे हड्डा रोडी का भी जो उपचार होता है पास में ही वो स्थान है और जो कुत्ते हैं, जो जानवर हैं, वो वहाँ से वो हड्डियों को लाकर पानी को दूषित करते हैं। तो गोलूवाला के जो लोग हैं, गोलूवाला निवादान के लोग हैं, वो इस समस्या से गुजर रहे हैं। पानी जो है दूषित हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं। दीवार को ऊंचा करने के संबंध में आज हम एससी सर से मिले हैं और हमें एससी सर ने इस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है और जल्द ही उन्होंने कहा है कि जो दीवार है उसको ऊंची करने का जो प्रबंध है वो किया जाएगा। और मैं आज गोलूवाला से आए हुए जितने भी हमारे जो सदस्य हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत सोमवार को व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी छात्राओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को निर्वाचन आयोग के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी कॉलेज की छात्राओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। ब्लॉक अधिकारियों ने बताया कि 19 से 21 दिसंबर तक जिले भर के महाविद्यालयों में क्लस्टर कैंप लगाए जा रहे हैं। शिविरों में जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जा रही है। इसके तहत सोमवार को वीएम कॉलेज में निबंध, पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छात्राओं ने लोकतंत्र में मत के महत्व को दर्शाती रंगोलियां उकेरी। इसी विषय पर निबंध प्रतियोगिता में छात्रों में लोकतंत्र और मत विषय पर अपने विचार लिखे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़ ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में आयोजित हो रही विभिन्न गतिविधियों में कॉलेज की छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शिविर में छात्राओं के वोट बनाए गए। वहीं वोट बनने पर छात्राओं ने उत्साह का प्रदर्शन करते हुए कहा कि अब वे भी लोकतंत्र का हिस्सा बन चुकी हैं। विश्व का सबसे बड़े
बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनकर वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। आज दिनांक 21 को हमारे महाविद्यालय में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिला निर्वाचन शाखा हनुमानगढ़ व माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन के अनुसार 19, 20 और 21 को महाविद्यालयों में युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए क्लस्टर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, मतदाता के सुझाव के लिए, रुझान के लिए, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिताओं को आयोजन किया गया है। इसके अंदर प्राचार्य महोदया श्रीमती नीलम गौड़ व समस्त महाविद्यालय स्टाफ के द्वारा भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया गया और आज हम इसके अंदर नवीन मतदाताओं को जोड़ने के लिए और जागरूकता के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के मतदाता सूची से संबंधित प्रपत्रों का भी जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंदर जैसे ये जो मेरे यहाँ दिखाया जा रहा है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रारूप नंबर 6 है, जो नवीन मतदाता को जोड़ने के लिए, यानी जो भी व्यक्ति अपना नया वोट बनवाना चाहता है उसके लिए इस प्रारूप का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ये दो तरह से होता है, एक तो अपने कोई भी नवीन मतदाता जुड़ना चाहिए उसके लिए, प्लस जिसने कहीं पर पहले वोट बना हुआ था जिस व्यक्ति का, उन्होंने अपना वोट कटवा लिया है और वो पुनः अपना वोट बनाना चाहते हैं तो पूर्व के सत्यापित प्रमाण पत्रों के साथ ये फॉर्म नंबर 6 दोबारा भरवाएंगे। इस फॉर्म के साथ मुख्य तौर पे आवेदक की जन्म प्रमाण पत्र यानी किसी भी रूप में हो, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड के आधार पे या किसी भी दस्तावेज पे जो कि उनकी आयु को प्रमाणित करता हो और उनकी आयु 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की पूर्ण हो जानी चाहिए। जैसा कि हमें निर्देशित हुआ था, इस पुनरीक्षण कार्य जो कैंप लगाया गया उसके अंदर महाविद्यालय की तरफ से ये जिम्मेदारी थी कि हम अधिक से अधिक वोटर देने के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित करें। इसके लिए छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके अंदर रंगोली, जिसका विषय भी यही रखा गया, और इसके अतिरिक्त निबंध, इसमें मतदान का महत्व व युवाओं का योगदान विषय रखा गया, और इसके अलावा पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई जिसका विषय कोरोना से संबंधित था और मतदान से संबंधित था। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कारों का वितरण किया और साथ ही प्रत्येक छात्रा जो कि इसमें प्रतिभागी रही उन्हें भी अपने तरफ से पुरस्कृत करके उसे प्रोत्साहित किया गया। महाविद्यालय का हमेशा से उद्देश्य यह रहता है कि जो भी सरकार के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है उसमें पुरजोर से हिस्सा लिया जाए और एक अच्छे नागरिक व अच्छे संस्था का परिचय दिया जाए। आज मेरा मतदान बना है, मैं पहली बार मतलब आने वाले चुनावों में पहली बार मतलब वोट दूंगी, तो मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बन गई हूँ। अब सरकार बनाने के अंदर मेरा भी योगदान होगा और मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा वोट है। टाउन स्थित दूधवाल कॉलोनी में सोमवार को सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सड़क निर्माण में करीब 20 लाख रुपए की लागत आएगी। टाउन स्थित वार्ड नंबर 28 दूधवाल कॉलोनी में सोमवार को आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया। यह सड़क कोला नहर से लेकर दूधवाल कॉलोनी तक 1500 स्क्वायर फीट लंबी व 14 फीट चौड़ी बनाई जाएगी। इस मौके पर उपसभापति अनिल खिचड़ ने बताया कि शहर के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। नगर परिषद की ओर से बनाई जा रही सड़कों के निर्माण में विशेष रूप से गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। शहर में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उनका नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से समय समय पर औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता की जाँच की जा रही है। इस मौके पर सहायक अभियंता बंता सिंह, पार्षद मनोज सैनी, गोनू शर्मा, अमरचंद आहूजा, जीवन सिंह, रवि आहूजा, मंकट आहूजा, सुभाष लोगरा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। HMH नहर से उत्तर की ओर फार्म के साथ साथ दूधवाल कॉलोनी को जोड़ने के लिए सड़क माननीय विधायक महोदय चेयरमैन साहब और के प्रयासों से ये बन रही है। सड़क की लंबाई 500 मीटर है, जिसमें नीचे WBM का कार्य पहले हो चुका है और अब सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कुल लागत 20 लाख रुपए। गुणवत्ता को लेकर इसमें हमारे जहीन साहब, हमारे सुपरवाइजर मौके पे रहते हैं। जिस प्लांट पे मौके पर काम चल रहा है वहाँ जो रेशो है उसकी वहाँ मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद चलते हुए जब
काम के अंदर इसमें सैंपल लिए जाते हैं। फिर इन सैंपलों का उनके टाइम के हिसाब से 21 दिन बाद या 28 दिन के बाद में उसका मशीन से चेकअप करवाया जाता है। आज वार्ड नंबर 28 कोल्ला नहर से लेके जो दूधवाड़ कॉलोनी की तरफ रास्ता जा रहा है, वो रास्ता लगभग 500 मीटर जो बाकी थी रोड, उसका सीसी रोड का निर्माण कार्य आज शुरू करवा दिया गया। और ये रोड यहाँ से सीधी कोल्ला नहर से लेते हुए और अश्विनी स्कूल की तरफ जो आगे अश्विनी स्कूल वाली रोड पे जाकर के मिलती है, आगे रोड का निर्माण कार्य पूरा पहले से ही किया हुआ है। और ये रोड बाकी थी 500 मीटर के आसपास, वो उसका निर्माण कार्य आज शुरू कर दिया गया और लगभग 20 लाख रुपए की लागत से ये सीसी रोड बनाई जा रही है। ये रोड काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे कच्चा रास्ता था, ज़्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से खेत वालों का रास्ता भी पहले ये संकड़ा था। खेत वालों से बात करके इस रास्ते को पूरा खुलवाया गया और पूरी 16.5 फुट का जो रास्ता है उसको सीसी रोड बनाई जा रही है। वार्ड नंबर 28 दूधवाड़ कॉलोनी के अंदर पिछले 25-30 वर्षों से जो नहर की तरफ सड़क है 500 मीटर की, उसका लंबे समय से निर्माण कार्य नहीं हो रहा था और आज उसका शिलान्यास नगर परिषद उप सभापति अनिल खिचड़ जी के नेतृत्व में आज इस सड़क का सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया है। और इस वार्ड के अंदर 2018 के बाद में चाहे नाली का काम हो, चाहे सड़कें का काम हो या पानी की समस्या हो, पिछले 2 सालों के अंदर लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रभारी मंत्री बी.डी. कल्ला ने हनुमानगढ़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भूजल एवं कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग की बैठक ली। बैठक में राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर तमाम विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती तैयार की गई जिला दर्शन पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर बोलते उन्होंने कहा, फ्लैगशिप योजनाओं में जो भी योजना बी और सी कैटेगरी में चल रही है, उसे ए कैटेगरी में लाने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रति पखवाड़े समीक्षा आयोजित की जाए। साथ ही सतर्कता समिति में जो भी शिकायतें आती हैं, उनका भी मिनट्स बनाया जाए ताकि बैठक से पहले पता चल सके कि कितने मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का निदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जो भी सुझाव व समस्याएं बताएं, उन्हें सभी जिला स्तरीय अधिकारी गंभीरता से लें। राज्य में कोरोना रोकथाम को लेकर किए गए प्रबंध को लेकर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि जब कोरोना आया तो राज्य में कोरोना का टेस्ट तक नहीं होता था। आज राज्य में प्रतिदिन 60,000 कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। साथ ही पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश के भी 25,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। बैठक में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नोहर विधायक अमित चाचान, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र बोची, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, जिला प्रभारी सचिव श्रीमती अरुणा राजौरिया, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी श्रीमती राशि डोगरा, जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल, नोहर प्रधान सोहन ढील, टिब्बी प्रधान निकुराम, सीओ परशुराम धानका, एडीएम अशोक असीजा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। अभी परसों जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और अलग अलग मंत्रियों ने 1320 से अधिक शिलान्यास और उद्घाटन किए। उसमें इतने बड़े कार्यक्रम मेरे ख्याल में आपने देखा होगा, एक दिन में इतने बड़े कार्यक्रम राजस्थान में आज तक नहीं। और ये चीजें यदि आप और आगे जाके देखें तो हमने स्टाडा सिस्टम लगाया। बिशनपुर का पानी आज कितना खर्च हुआ, कहाँ गया, कितनी मात्रा में गया, कितना एमएलडी गया, इसका एकदम कंप्यूटराइज सिस्टम जयपुर में बैठे बैठे हमको पता लग सकता है कि आज 5 का स्तर क्या है, कितना पानी उसके, और जब पानी आता है तो आवक कितनी हुई, इसका भी हमको पता लग जाता है। इसी प्रकार पेयजल योजनाओं में जो शिथिलता आई थी उसको हमने दूर करने का प्रयास किया। हमने जल संसाधन मंत्रालय से 3,000 करोड़ की लागत का ईसरदा प्रोजेक्ट मंजूर कराया। ईसरदा प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो दौसा और उसके आसपास के गांवों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट 37,200 करोड़ रुपए की लागत से उसकी डीपीआर बनाई, वो भारत सरकार को भेजेगी। आपको याद होगा जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी राजस्थान में आए थे तो उन्होंने जयपुर की सभा में ये बात कही थी कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान को सरफेस वाटर देगी और इसको हम राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने DPR बना के भेज दी है। स्वयं जल संसाधन के राजस्थान के मंत्रालय को देखते हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट यदि भारत सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती है तो इससे 13 जिलों को, उनके गांव को पानी उपलब्ध हो पाएगी। ऐसी अनेक योजनाएं हम जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से और हमारा PhD डिपार्टमेंट मिलकर बना रहा है। लगभग 8000 करोड़ से ऊपर की जल जीवन मिशन की योजना हमने स्वीकृत की है। इसके परिणाम आने वाले समय में आपके पास आएंगे। योजनाओं में अधिकांश में पे कैटेगरी में है। बी और सी कैटेगरी के बिंदु हैं, उनके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि वो बिंदु भी ए श्रेणी में बदले जाएं और लक्ष्य में कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहे। इसके अलावा नौर क्षेत्र में टेल एंड पर पानी पहुंचाने की मांग उठी थी। उसका समाधान के लिए ये निर्देश दिए गए कि सिंचाई विभाग, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन तीनों मिलकर उस क्षेत्र की पेट्रोलिंग करेंगे। जिन्होंने अवैध पानी की चोरी कर रहे हैं उनको रोकेंगे और टेल एंड के ऊपर मिलकर पानी पहुंचाएंगे। हनुमानगढ़ जिले में खासतौर से सरकार के आने के बाद मेडिकल कॉलेज की जमीन आवंटित हो गई है और 300 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। यहाँ नया गर्ल्स कॉलेज खुला है। कोविड के टेस्ट के लिए बीकानेर या जयपुर जाना पड़ता था, अब यहाँ कोविड की टेस्ट की बन चुकी है। हॉस्पिटल्स में भी 50-50 बेडों की सैयाओं की क्षमता को बढ़ाया गया है और इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिला है। यहाँ के लोग शुद्ध पेयजल पी सके, इसके लिए 50 लाख रुपए की लागत से फिल्टर प्लांट की स्वीकृति दी गई है और इसके अलावा लगभग 300 करोड़ से ऊपर की लागत के बिजली के प्रसारण तंत्र को ठीक किया गया है, जिसके विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी है। मैं समझता हूँ हनुमानगढ़ जिला जो है वो आने वाले समय में नई मंडी के बनने से, मेडिकल कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज के खुलने से तथा महात्मा गांधी आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल के बनने से हर तरीके से विकास के पथ पर पथारूढ़ होगा और इससे जिले के रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।